हाँ मिल गई, कोई बात नहीं, 13 मिनट्स की तो निकली है, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लगाते हैं। क्या होता है? पी म्यू इक्वल्स टू P1 म्यू प्लस, शुरू से दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। देखो, हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेटिक ऑफ डिके प्रोडक्ट ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। ये नया टॉपिक है, कल जो पढ़ाया था मैंने, चैप्टर स्टार्ट किया था, वो उसका पहला टॉपिक हो चुका है, ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ डिके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। अनस्टेबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो अपने आप ही ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। तो इसके अंदर मैंने जो अनस्टेबल पार्टिकल माना, वो माना पाई प्लस माइनस। ये अनस्टेबल पार्टिकल था, इसको बिना एनर्जी दिए दो पार्टिकल्स में टूटा, म्यू प्लस माइनस में और न्यू में। न्यू को न्यूट्रिनो बोला जाता है। फिर मैंने एक दूसरा अनस्टेबल पार्टिकल लिया, म्यू माइनस, ये फिर दोबारा ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रिनो में और एंटी न्यूट्रिनो में। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई मास था जिसका मास m था, वो दो अनस्टेबल पार्टिकल में ब्रेक हुआ है, m1 और m2 में। m1 के मोमेंटम p1 म्यू, m2 का मोमेंटम p2 म्यू। ये एक पार्टिकल आपका दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। पहला इस मोमेंटम p म्यू का, p म्यू क्या होता है? p आयोटा e अपॉन c। ये आपका पहला मोमेंटम है। पहले मोमेंटम ये स्टेबल था तो इसके लिए मोमेंटम लिया 0 और ये आयोटा e अपॉन c, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा था फोर्थ मोमेंटम इसका p1 म्यू, p1 म्यू लिया, इसको px py pz आयोटा e अपॉन c, px py pz को लिख दिया p1 आयोटा e1 अपॉन c। ये p1 हो गया आयोटा अपॉन c, e1 को तोड़ दिया mc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी t1। दूसरा लिया मैंने p2 म्यू, p2 म्यू जो था उसका था p2 आयोटा e2 अपॉन c। p2 तो p2 हो गया आयोटा, ये फिर इसकी आइंस्टीन की एनर्जी ली mc स्क्वायर और प्लस T2। यहाँ पर T1 और T2 जो ये पार्टिकल दो पार्टिकल में ब्रेक हुआ है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने लिख दिया T1 और T2 जो है वो आपकी एनर्जीज है जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं। प्रोडक्ट पार्टिकल्स ये हैं, और हमें पता है जब भी कोलिजन होता है, जब भी ब्रेक होता है, तो वो दो पार्टिकल्स में ब्रेक होता है और उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। अब मैं लगा रही हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनके अंदर क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का दोनों का टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब पी म्यू जो होगा वो P1 म्यू प्लस P2 म्यू के बराबर होगा। टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। ये डाला है क्वेश्चन नंबर हमने 4। पी म्यू पी म्यू की वैल्यू 0 आयोटा ई अपॉन सी रख दीजिए, 0 आयोटा ई अपॉन सी बराबर। दूसरा है आपका P1 म्यू, P1 म्यू कितना है? P1 आयोटा E1 अपॉन सी रख दीजिए इसमें, P1 आयोटा E1 अपॉन सी प्लस P2 म्यू कितना है? P2 आयोटा E2 अपॉन सी, तो इसको रख दिया P2 आयोटा E2 अपॉन सी। ये आपका टोटल मोमेंटम आ गया और मैंने सबकी वैल्यूज रख दीजिए। स्क्रीनशॉट लो इसका। वैल्यू रखती हूँ, ई की mc स्क्वायर रख रही हूँ इसकी जगह 0 कॉमा आयोटा ई की जगह mc स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू P1 म्यू की जगह P1 इंग्लिश मीडियम आयोटा E1 अपॉन प्लस, अब E1 की वैल्यू भी रख देते हैं, चलो बाद में रखते हैं, पहले आगे लिख लेते हैं P2 कॉमा आयोटा E2 अपॉन सी। ये आ गया, C से C गया, क्या निकला? 0 कॉमा आयोटा MC, P1 आयोटा
E1 अपॉन सी E2 कॉमा आयोटा E2 अपॉन सी। ये निकला है आपका इस वैल्यूज की P1 P2 E1 अपॉन सी और E2 अपॉन सी। अब मैं इसमें टोटल देखते हैं P1 प्लस P2 किसके बराबर आ रहा है 0। आयोटा E1 अपॉन सी प्लस आयोटा E2 अपॉन सी किसके बराबर आया आयोटा MC। आयोटा आयोटा अपॉन सी कॉमन ले लेते हैं E1 प्लस E2। आयोटा MC किससे आया ये MC स्क्वायर अपॉन सी से। इसे क्या लिख सकते हैं आयोटा E अपॉन सी। आयोटा अपॉन सी से आयोटा अपॉन सी कैंसिल E बराबर E1 प्लस E2। ये इक्वेशन आ गई आपकी। ये दो इक्वेशन निकला है 5th और ये निकली आपकी इक्वेशन 6th। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब E1 और E2 को तोड़ देते हैं। E1 लिया था M1C स्क्वायर प्लस T1 और E2 लिया था M2C स्क्वायर प्लस T2। रखती हूँ इसकी जगह और E की जगह MC स्क्वायर E1 M1C स्क्वायर प्लस T1 E2 M2C स्क्वायर प्लस T2। इसको ब्रेक कर दिया मैंने MC स्क्वायर। चलो इधर दिखेगा नहीं उधर करती हूँ। MC स्क्वायर M1C स्क्वायर M2C स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2। अब देखो इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है। MC स्क्वायर बराबर M1C स्क्वायर प्लस T1 M2 स्क्वायर प्लस T2। T1 प्लस T2 की वैल्यू निकालते हैं। MC स्क्वायर माइनस M1C स्क्वायर माइनस M2C स्क्वायर बराबर T1 प्लस T2। M कॉमन ले लिया C स्क्वायर कॉमन ले लिया M माइनस M1 माइनस M2 बराबर T1 प्लस T2 C स्क्वायर। इसको मान लिया डेल्टा M T1 प्लस T2। तो इसका मतलब T1 प्लस T2 जो है वो किसके बराबर आ गया आपका डेल्टा M C स्क्वायर के। ये क्वेश्चन आपकी 7। T1 प्लस T2 जो है वो डेल्टा M C स्क्वायर के बराबर आ गया। जहां वेयर डेल्टा M की वैल्यू क्या थी आपकी ये मानी M माइनस M1 माइनस M2। ये डेल्टा M वाली वैल्यू आ गई। T1 प्लस T2 आपका जो बराबर आया डेल्टा M C स्क्वायर और जो डेल्टा M है उसकी वैल्यू आई M माइनस M1 माइनस M2। और डेल्टा M को बोलते हैं हम एग्जैक्ट मास। यहाँ पर जो डेल्टा M है उसे बोला जाता है एग्जैक्ट मास। अब देखो मुझे जो फाइंड आउट करनी है वो मुझे T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने ये लिखा था कि P म्यू जो होता है वो P1 म्यू प्लस P2 म्यू के बराबर होता है। ये हमें पता है क्योंकि जब एक पार्टिकल दो पार्टिकल में ब्रेक होता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चलता है। तो P1 म्यू किसके बराबर आएगा P म्यू माइनस P2 म्यू के बराबर आएगा। अब मैं इस समीकरण में
दोनों साइड इसी क्वेश्चन का डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम इक्वेशन बोथ साइड्स। P1 म्यू का P1 म्यू से इस P1 म्यू का P1 म्यू से और P म्यू माइनस P2 म्यू का P म्यू माइनस P2 म्यू। चलो ये तो P1 म्यू स्क्वायर हो गया, इसका इससे करना है P म्यू का P म्यू से, P म्यू स्क्वायर P म्यू का P2 म्यू से माइनस P म्यू डॉट P2 म्यू माइनस इसका इससे P2 म्यू डॉट P म्यू माइनस माइनस प्लस P2 म्यू स्क्वायर। ये हो गया P1 म्यू स्क्वायर P म्यू स्क्वायर P म्यू डॉट P2 म्यू P2 म्यू डॉट P म्यू प्लस P2 म्यू स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं P1 म्यू स्क्वायर कितना था, M1 स्क्वायर C स्क्वायर P स्क्वायर म्यू माइनस M स्क्वायर C स्क्वायर P1 म्यू डॉट P2 म्यू, P2 म्यू स्क्वायर रख रही हूँ पहले माइनस का M2 स्क्वायर C स्क्वायर और ये दो हो जाएंगे P म्यू P2 म्यू तो माइनस का 2 P म्यू डॉट P2 म्यू, ये आ गया। और ये M स्क्वायर C स्क्वायर कैसे आया, देखिए हमें पता है समीशन P म्यू स्क्वायर जो होता है किसके बराबर आया था, आपका एक कांस्टेंट के बराबर आया था माइनस M नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। ये इसके बराबर आया था तो P म्यू स्क्वायर की जगह M1 आ गया, यहाँ नॉर्मल था तो इधर लिख दिया M स्क्वायर C स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर आएगी ये 8th। अब मुझे करना क्या है, इनकी वैल्यूज निकाल के इनकी वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैं P म्यू डॉट P2 म्यू की वैल्यू निकालती हूँ। P म्यू की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, जो इक्वेशन निकली थी उसके अंदर P म्यू की वैल्यू निकाली हुई कितनी थी, 0 आयोटा E अपॉन C डॉट P2 म्यू क्यों निकाली थी, वो क्या निकली थी P2 आयोटा E2 अपॉन C, ये निकाली थी। करो इनटू इसका इससे, इसका इससे, या डॉट चल रहा है, इसका इससे करेंगे 0 का, इसका इससे, इसका इससे, ये चारों का हो गया प्लस इसका 0 से करेंगे 0, इसका 0 से करेंगे 0, क्या बचा, यहाँ बचा आयोटा MC स्क्वायर P2 और P2 की वैल्यू कितनी है आयोटा MC स्क्वायर, ये तो दोनों 0 का, ये बचा अपॉन C डॉट P2 प्लस इधर रखते हैं आयोटा स्क्वायर -1 तो यहाँ तो आ जाएगा -1 और ये E और E2 मिलके क्या हो जाएगा, E की जगह MC स्क्वायर रख देंगे MC स्क्वायर और यहाँ C स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा P2।
जीरो का इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, ये माइनस में आएगी टर्म। इधर लिख देती हूँ इसको, माइनस इसका इससे करेंगे आयोटा स्क्वायर, ई की जगह एम सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या ई टू, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, कितना बचा माइनस का एम ई टू। ये निकली आपकी पी म्यू डॉट पी टू म्यू की वैल्यू। ई टू की वैल्यू रख दीजिए, ई टू की वैल्यू क्या थी माइनस एम टू सी स्क्वायर प्लस टी टू, ये आपकी ई टू की वैल्यू थी। चलो अब इसकी वैल्यू वापस आप इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दीजिए। रीजॉइन नहीं करवाना, करवाना, रीजॉइन कर लो, है नहीं।